चलो बच्चों, तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या क्या थ्योरीज दी गई, लैमार्क ने क्या बताया, डार्विन ने क्या बताया, और भी कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज डेवलप की, अलग अलग थ्योरीज को दिया और बताया कि इस तरीके से जो है ये इवोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले जो पहली थ्योरी आई वो आई लैमार्क की जो है तरफ से, और लैमार्किज्म बोला गया उसको। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहले जो थ्योरी आई वो कौन सी आई? लैमार्किज्म थ्योरी आई, लैमार्क की थ्योरी आई। तो उसको क्या बोला गया? लैमार्किज्म। तो लैमार्किज्म जो था पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो लैमार्किज्म जो था वो क्या था, उसमें क्या बताया उन्होंने? लैमार्किज्म में उन्होंने बताया कि बहुत सारी एक एक जो उनके पोस्टुलेट्स थे वो मैं भी बाद में डिस्कस करूंगा। पहले जो है लैमार्क के बारे में समझ लेते हैं। तो लैमार्किज्म जो था वो प्रपोज किसके थ्रू किया गया? तो आप यहाँ बोल सकते हो इट इज प्रपोज्ड बाई इसके थ्रू प्रपोज किया गया? प्रपोज्ड बाई जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। ये पूरा नाम था लैमार्क का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? प्रपोज किया थ्योरी ऑफ लैमार्किज्म। तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने क्या बताया? इनका टाइम पीरियड जो था वो 1744 से लेके 1829 तक रहा। और इन्होंने बताया क्या? देखिए, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था फिलोसफिक जोलॉजी। क्या बुक का क्या नाम था? फिलोसफिक जोलॉजी। तो फिलोसफिक जोलॉजी जो थी वो 1809 में आई। ये बुक पूछा जाता है क्वेश्चन कि लैमार्क की बुक का नाम क्या है? तो फिलोसफिक जोलॉजी। इसके अलावा इन्होंने कुछ टर्म्स भी कॉइन किए थे लैमार्क ने। वो टर्म कौन कौन से थे? तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। ये टर्म्स थे इन्वर्टिब्रेट्स। कौन कौन से टर्म कॉइन किए? इन्वर्टिब्रेट्स, उसके अलावा आप बोलोगे इन्वर्टिब्रेट्स के बाद में एनेलिडा, ठीक है। तो ये टर्म इन्होंने कॉइन की, इन्वर्टिब्रेट्स और एनेलिडा। और इसके अलावा एक टर्म और था, टर्म बायोलॉजी। तो ये जो टर्म बायोलॉजी था इसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। एक थे ट्रेविरेनस एंड लैमार्क। तो लैमार्क का यहाँ पर भी नाम आएगा, ठीक है। तो ये हो गई कहानी लैमार्क। अब इनके पोस्टुलेट्स क्या थे, थ्योरीज क्या थी, उनकी बात करते हैं। तो देखिए इस थ्योरीज में इन्होंने क्या बोला। नेक्स्ट हेडिंग हम डाल लेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ लैमार्किज्म। एक एक करके समझते हैं यहाँ पर क्या क्या उन्होंने बोला। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, और जो ऑर्गन्स हैं वो हमेशा साइज में इंक्रीज करते रहते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनल वाइटल फोर्स, है ना। उन्होंने क्या बोला कि ये बात बोली उन्होंने कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म
and organs, okay, tends to increase in size because of internal vital force। तो इन्होंने बोला अंदर ही अंदर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल ग्रो करता है, तो इसी को बोला इन्होंने इंटरनल वाइटल फोर्स। दूसरा इन्होंने पोस्टुलेट में क्या बताया कि न्यू organ develops when it's required, ठीक है, फॉर सर्वाइवल। यानी कि अगर हमको सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, किसी जो है ऑर्गन की जरूरत है, तो तुरंत ऑर्गन जो है वो डेवलप हो जाएगा और हम सर्वाइव करने लगेंगे, है ना। तो ये भी कुछ बात इनकी पूरी तरीके से सही नहीं थी, और इन्होंने बोला कि ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो बात आई वो क्या थी, जो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इस पोस्टुलेट में इन्होंने बोला कि जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑर्गन होंगे वो ज्यादा डेवलप होंगे, यानी कि जिस ऑर्गन को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं वो ज्यादा डेवलप होगा, और जिसको यूज नहीं कर रहे हैं वो धीरे धीरे विस्टीजियल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि ये कुछ हद तक बात सही थी, लेकिन हर एक एक्सटेंड में ये बात सही नहीं थी, ठीक है। फिर देखिए इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट पोस्टुलेट में बोला इन्होंने कि एक्वायर्ड मॉडिफिकेशन जो होंगे, एक्वायर्ड modification during the life of organism are inherent। इन्होंने बोला कि जो भी इंडिविजुअल एक्वायर्ड मतलब सीखता है ना, और जो उसके मॉडिफिकेशंस आते हैं लाइफ में वो आगे जाके इनहेरिटेड हो जाते हैं। तो एक लाइन में इन्होंने बोला ये वाला जो था वो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। ये भी पूरी तरीके से सही बात नहीं बता पाए। जैसे अगर कोई आज स्विमिंग कर लेता है तो कोई जरूरी थोड़ी उसके बच्चे भी स्विमिंग कर पाएंगे। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है, ये भी बात इन्होंने बोली। अब कुछ एग्जांपल्स दिए इन्होंने, उससे इस बात को उन्होंने समझाया। जैसे एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल इन्होंने बताया फ्लाइटलेस बर्ड्स का। क्या एग्जांपल दिया इन्होंने? फ्लाइटलेस बर्ड्स का। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स में आप देखो विंग्स जो हैं वो क्या है, विंग्स जो हैं वो तो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर को शो करते हैं, यानी कि वो फ्लाइट तो कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि उन्होंने उड़ना छोड़ दिया होगा। इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे उनके जो विंग्स थे वो रूडिमेंट्री हो गए, विस्टीजियल हो गए, ठीक है, काम के नहीं बचे। तो एक ये एग्जांपल दिया। ऐसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया लिम्बलेस स्नेक। इन्होंने बोला कि पहले कभी स्नेक्स के पैर रहे होते होंगे, लेकिन जब झाड़ियों में या बिल में इन्होंने घुसना चालू किया तो पैरों को अंदर की तरफ ले लिया, और धीरे धीरे क्या हुआ, ड्यू टू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वो पैर गायब हो गए। तो इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि देखिए जो पाइथन होता है उसके पेल्विक गर्डिल पाया जाता है, ठीक है, और उसको आप देखोगे तो उसमें पेल्विक गर्डिल मिलता है। तो पेल्विक गर्डिल से जेन्युइन सी बात है कि वहां पर क्या है, लिम्स निकलते हैं पेल्विक गर्डिल से। तो वो बात इन्होंने बताई। तो लिम्बलेस स्नेक का एक एग्जाम्पल दिया। फिर इन्होंने एग्जाम्पल दिया शॉर्टर साइज ऑफ ईयर पिन्ना इन मैन। तो आदमी के अंदर जो है, जो
छोटा जो एयर पिन्ना होता है वो शॉर्टर होता चला गया, क्योंकि इसका कोई काम नहीं था ज्यादा। ठीक है, फिर ऐसे ही बोला इन्होंने, रिडक्शन ऑफ डिजिट्स इन हॉर्स। तो हॉर्स जो था उसमें जो डिजिट्स थी, स्प्लिंट जो थी, ऐसे ये पहले ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर बन गई, क्योंकि इनके काम नहीं बचे थे। तो एक एग्जांपल ये दिया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका एग्जांपल था इवोल्यूशन ऑफ जिराफ। तो अगर आपको याद हो तो जिराफ के बारे में इन्होंने बताया कि शुरुआत में जो जिराफ की नेक थी वो बहुत कम थी, छोटे छोटे जिराफ थे, है ना, ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे जिराफ थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये नीचे वेजिटेशन था तब तक खाते रहे। अब जब वेजिटेशन नहीं बचा यहाँ पर, तो ये उचक के जो बड़े बड़े पेड़ थे उनके जो है वेजिटेशन को खाने लगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी जो नेक थी वो इवॉल्व कर गई। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं है जितना इन्होंने आसानी से बोला। तो ये एक एग्जांपल दिया कि इवोल्यूशन ऑफ जिराफ। ठीक है, फिर इन्होंने बोला जो केव डवेलर होते हैं, जो गुफाओं में रहते हैं, जो केव डवेलर होते हैं वो कभी बाहर तो निकलते नहीं। तो उन्होंने बोला कि केव डवेलर जो हैं वो अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, पावर ऑफ जो है साइट जो होती है उसको लॉस कर देते हैं, क्योंकि कभी वो उनके ऊपर क्या होता है, लाइट ही नहीं पड़ती है, तो वो उस वजह से क्या होता है, यूज नहीं करते हैं अपनी आइज को, और यूज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो लॉस हो जाता है। तो इन्होंने बोला केव डवेलर्स लॉस्ट दियर पावर टू सी। ठीक है, देखने की अपनी क्षमता को वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये इतने ये पॉइंट्स थे आपके जो लैमार्क ने बोले। पढ़ते हम इसलिए हैं क्योंकि ये पहला थ्योरी था, भले गलत बोला या इन्होंने जो भी बोला, कुछ बातें सही भी बोली, लेकिन पढ़ते इस वजह से क्योंकि यहाँ पर इनकी पहली थ्योरी थी और पहली बार कोई इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लेके आया। अब आगे इसमें जब क्रिटिसाइज किया जाने लगा लैमार्किज्म को, तो कुछ और साइंटिस्ट थे जो सपोर्ट किया लैमार्क को, तो उसको बोला गया नियो लैमार्किज्म। क्या बोला गया, नियो लैमार्किज्म। अब नियो लैमार्किज्म क्या है, देखिए सारी बातें तो इनकी सही थी नहीं, अब उनको सही करना था। तो कुछ सपोर्टर होते हैं तो गलत को भी सही करने के लिए, समझ ही रहे हो क्या करते हैं, तो कुछ साइंटिस्ट थे उनके ग्रुप के, उन्होंने कहा नहीं, लैमार्क ने सही बताया, थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन कर लो आप, थोड़ा चीजें हैं वो सही कर लो आप, बाकी सब सही बताया है। क्या देखिए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए लैमार्क के सपोर्ट में, यहां पर लिख लोगे आप सपोर्ट। न्यू लैमार्किज्म का मतलब ही यही है, सपोर्ट ऑफ लैमार्किज्म। लैमार्किज्म को सपोर्ट करना क्या कहलाया, न्यू लैमार्किज्म कहलाया। तो जो न्यू लैमार्किज्म था उसमें क्या हुआ, लैमार्किज्म की थ्योरी को थोड़ा चेंज कर दिया गया, जिसको बोला गया न्यू लैमार्किज्म। क्या बोला गया, उन्होंने कोई इन्वायरमेंट की बात नहीं की थी। यहां पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि जो इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या करता है, अफेक्ट करता है हेरिडिटी को। बिल्कुल सही बात थी, इन्वायरमेंट कैसा है उस पे हमारा जीनोटाइप भी जो है डिपेंड करता है, यानी कि इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स का बहुत अहम रोल है। ठीक है, जैसा इन्वायरमेंट होता है आसपास में, वैसे ही उसी तरीके से जीन्स का इवॉल्वमेंट होता है। तो ये हो गई बात न्यू लैमार्किज्म में, वेरी गुड, बोला गया ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद बोला गया कि सम वेरिएशंस, कुछ ही वेरिएशंस जो होते हैं वो पास होते हैं टू यंग वंस। ऐसा नहीं कि सब कुछ पास हो जाएगा, सारे कैरेक्टर नहीं पास होंगे, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो पास होते हैं। ठीक है, तो ये बात बोली गई इनके सपोर्ट में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इनको क्रिटिसाइज भी किया बहुत सारे लोगों ने। कैसे क्रिटिसाइज किया, तो एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था अगस्त वीजमैन, ये इनके पीछे पड़े हुए थे।
अगस्त वीजमैन ने क्या किया, देखिए इन्होंने क्या किया, चूहे ले लिए, चूहे ले लिए, उनके पूंछ है, ठीक है, और उसको क्या किया इन्होंने, कट करते रहे। तो आप बोलोगे कितना, 22 जनरेशन तक कट करते रहे, 22 जनरेशन तक, 21 से 22 जनरेशन तक ये क्या करते रहे, टेल को कट करते रहे लगातार। जैसे बच्चे होते निकालते टेल कट कर देते, जैसे बच्चे होते फिर, तो लगातार 22 जनरेशन तक इन्होंने टेल को कट करते रहे बार बार। लेकिन जो नए बच्चे आ रहे थे उनमें कभी भी टेललेस नहीं है, हमेशा टेल प्रेजेंट आई। तो इन्होंने बोला बट नेवर टेललेस ऑफ स्प्रिंग्स बोर। तो कभी भी टेललेस नहीं है, क्योंकि भाई ऐसा तो था, अगर जो है तो आना ही नहीं चाहिए था अकॉर्डिंग टू लैमार्किज्म, बिल्कुल सही बात इन्होंने बोला। तो सारे कैरेक्टर नहीं आ रहे थे, ठीक है, जो जम प्लाज्म वगैरह पे थे वही आ रहे थे, लेकिन ये बात अभी किसी को पता नहीं थी। दूसरी बात, इन्होंने एक और एग्जांपल दिया, बोला कि जैसे इंडिया में बोरिंग होता है ऑफ पिन्ना इन गर्ल्स, गर्ल्स के जो नाक और कान होते हैं यहाँ पर छेदे जाते हैं, तो बोरिंग ऑफ पिन्ना इन गर्ल्स, अब ये भी इनहेरिटेड नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है आगे वाली जो आपकी जो जनरेशन है उनमें पिन्ना और वो बोर करके हैं, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो इन्होंने वही बात बोली कि देखिए सीधी सी बात है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, है ना, ये बोलना चाह रहे थे। डीएम का बेटा डीएम नहीं बनेगा, ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं जो आफ्टर द बर्थ इंडिविजुअल जो होता है वो पाता है, ठीक है। तो अगर आईएएस बनना है आपको, आपको डॉक्टर बनना है, तो वो आपको एक्वायर्ड कैरेक्टर है, वो आपको एक्वायर करना पड़ेगा, वो उसका जीन से कोई मतलब नहीं। तो ये सारी बातें बोली गई लैमार्किज्म के बारे में, क्रिटिसाइज भी किया गया, उनको सपोर्ट भी किया गया, क्योंकि इन्वायरमेंट जो था वो सच में कहीं ना कहीं हेरिडिटी को अफेक्ट कर रहा था। और बहुत सारी बातें और भी थी जो मैंने आपको बताई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में एक और थ्योरी आई जिसको बोला गया डार्विनिज्म। ये थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद एक और थ्योरी आई, उसको क्या बोला गया, डार्विनिज्म। डार्विनिज्म को समझते हैं। डार्विनिज्म में देखा गया एक्चुअल में नेचुरल सिलेक्शन जो था वो देखा गया, यानी कि नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा है, ये बात है, यानी कि नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा है इस बात पे जोर दिया गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा 1831 में। डार्विन के जो फादर थे वो रॉयल फैमिली में डॉक्टर थे, ठीक है, मतलब रेपुटेड पर्सन थे वो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही थे, रेपुटेड पर्सन थे। तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, और जो डॉक्टर्स का पैलन रहता था रॉयल फैमिली के लिए, उसमें हेड डॉक्टर थे। तो डार्विन जो थे उनको 1831 में एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक जो एचएमएस बीगल शिप था, जो जो समुद्री नाव थी, उसको जो है दिया गया जो है रॉयल फैमिली की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से, और बोला गया कि जो है जाइए आप घूम टहल के आइए, पूरा दुनिया का हाल चाल लेके आइए। तो इन 1931 he got an opportunity to travel on एक शिप था, याक था, जिसको हम बोल सकते हैं HMS बीगल। ये नाम याद रखिएगा, आपका एनसीईआरटी का लाइन है, HMS बीगल, इसको हम लिख लेंगे शिप, ठीक है। तो ये निकल पड़े समुद्री यात्रा पे, और कहाँ पहुंच गए इस HMS बीगल से, ये पहुंच गए एक आइलैंड था जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड,
आप पहुंच गए गैलापागोस आइलैंड। इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में जब भी आप बात करोगे तो डार्विन के इस काम को हमेशा सराहा गया, क्योंकि गैलापागोस आइलैंड पे जाके इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जिन्होंने दर परत दर क्या किया, इवोल्यूशन की थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया और चीजों को खोल दिया इन्होंने। तो पहुंचे गैलापागोस आइलैंड, और ये नाम इन्होंने ही दिया। गैलापागोस आइलैंड नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहां पर इस गैलापागोस आइलैंड पे सबसे पहले इन्होंने क्या देखा, ज़ेंट टॉर्टोइज, बड़े बड़े टॉर्टोइजेस देखे इन्होंने, करीब करीब 275 केजी के इतने बड़े बड़े टॉर्टोइजेस देखे हैं, और जिनका एज बेटा आप समझ लो कितना था, 200 to 250 ईयर्स, इतने पुराने पुराने। और दूसरा इन्होंने बर्ड्स देखा, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, बर्ड्स पे बहुत काम हुआ और उनको नाम दिया फिंचेस। और क्योंकि डार्विन ने इसको खोजा था वहां पर, तो इसीलिए इनको बोल दिया गया डार्विन फिंचेस। ठीक है। अब ये जब गैलापागोस आइलैंड पे पहुंचे तो उन्होंने वहां का जो देखा, सारी बातें जो चीजें थी, उन सब चीजों को इन्होंने लिखना चालू किया और उस बुक में लिखा, और उस बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, पूरा जो है ये शॉर्ट फॉर्म में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके बुक बोलते हैं, लेकिन पूरा जो नाम था बुक का क्या था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये बुक है, आप ध्यान रखिएगा। मैंने दो बुक का नाम बताया, अभी पीछे लैमार्किज्म में बताया मैंने कि फिलोसफिक जूलॉजी जो बुक थी लैमार्क ने लिखी, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो थी वो किसने लिखी, डार्विन ने लिखी। दो बातें। अब देखिए इसके बाद में ये बुक जो आई वो 1859 के आसपास। ठीक है। अब इन्होंने जो थ्योरी दिया वो दिया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या थ्योरी दिया? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में इन्होंने सबसे पहले बोला, एक हेडिंग समझ सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन। तो इन्होंने बोला कि हाई जो है रिप्रोडक्शन होगा, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। यानी कि जो इंडिविजुअल्स होंगे, अब दो चीजें हैं, जिनका लाइफ स्पैन कम होगा, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो पोटेंशियल होगा, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा, वो ज्यादा होगा, लेकिन लाइफ स्पैन कम होगा। ठीक है। तो होता क्या है, अगर मान लो कोई एलिफेंट है, अब उसकी लाइफ अगर मान लो यहाँ पर पता चलता कि एक दो ही दिन है, तो उनका तो गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कम है, 2 साल का गेस्टेशन पीरियड झेलने के बाद में कहीं एक बच्चा होता है, तो इसलिए उनका नंबर कम है। ऐसे टाइगर को आप ले लो, है ना। लेकिन अभी उसी जगह पे आप बात करो मॉस्किटो की, कॉकरोच की, प्लेटीहेल्मिन्थ की, एक बार में मिलियन ऑफ एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो कुछ ही महीने में खत्म हो जाते हैं। तो अपनी स्पीसीज की जो है कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहली बात इन्होंने बोली, इसको मैंने समझा दिया आपको। दूसरी बात देखिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर लिमिटेड फूड और स्पेस है। क्या है? लिमिटेड फूड एंड स्पेस। ठीक है, हर चीज लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं। तो लिमिटेड फूड और स्पेस था। अब जब लिमिटेड फूड और स्पेस है तो उसके लिए स्ट्रगल भी करना पड़ेगा इंडिविजुअल को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। तो अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल किया एनिमल्स ने, या जो भी ऑर्गेनिज्म थे,
और ये कितने तरीके से था। तो एक बोला इन्होंने, एक जो टाइप था वो था इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा था आपका इंटर स्पेसिफिक, फिर आपका कैसा था इन्वायरमेंटल। तो जो एनिमल्स थे उनके पास में बहुत प्रॉब्लम थी। पहला तो इंटर स्पेसिफिक था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो लड़ाई झगड़ा था, यानी कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि फूड और स्पेस के लिए या पार्टनर के लिए आपस में झगड़ा होना आम बात है। तो सेम स्पीसीज के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो आप बोलोगे इंट्रा स्पेसिफिक। ऐसे ही अगर डिफरेंट स्पीसीज हैं कोई, उनके बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, और दोनों में अगर झगड़ा नहीं भी हो रहा तो भाई इन्वायरमेंट लगा हुआ है, भूकंप आ गया, बहुत तेज बारिश आ गई, तूफान आ गया, तो बहुत सारे एनिमल्स मर जाएंगे। तो जो जिनको बचना होगा बचेंगे, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। तो कैटास्ट्रोफिक एक टर्म यूज करते हैं, कैटास्ट्रोफिक। पहले भी मैंने बोला है आपको कैटास्ट्रोफिक इवेंट। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है जो है आपका नेचुरल डिजास्टर, और एंथ्रोपोजेनिक जो होता है वो होता है मेन मैन। दोनों टर्म याद रखिएगा। इन्वायरमेंटल में आप बोलोगे कैटास्ट्रोफिक इवेंट यानी कि नेचुरल है, कोई मान लो बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, या तूफान आ जाए, या भूकंप आ जाए, ऐसे करके, तो ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो गए। ह्यूमन कोई एक्टिविटी के थ्रू अगर किसी का नुकसान हो रहा तो उसको हम बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो कैटास्ट्रोफिक इवेंट की वजह से तो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस था उनके लिए, बहुत सारी बातें थी। अब चौथी बात क्या थी, वेरिएशंस। इन्होंने सबसे पहले यूज किया वेरिएशंस। तो वेरिएशंस इन्होंने बोला कि यहां पर होता क्या है, जो नेचुरली सिलेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं उनमें यूजफुल स्ट्रॉन्ग चेंजेस होते हैं, जो यूजफुल स्ट्रॉन्ग चेंजेस होते हैं वो पास किए जाते हैं, पासेस टू नेक्स्ट जनरेशन, passes to next generation while others, बाकी जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। यानी कि जो यूजफुल चीजें हैं वो रह जाएंगी, जो जरूरत की चीजें हैं, और जो जरूरत की बातें नहीं है, वेरिएशंस जरूरत के नहीं है, वो सारे अगली जो है प्रोजेनी में नहीं जाएगा। तो इस तरीके की बातें इन्होंने बताई और वेरिएशंस को यूज किया। अब 5वें नंबर पे इन्होंने बोला कि नेचुरली सेलेक्ट कौन होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन अब बोला इन्होंने कि नेचुरली सेलेक्ट कौन होगा। तो इसके लिए एक थ्योरी दिया जिसको कभी दुनिया ये खत्म नहीं कर पाएगी, और इस बात को हमेशा जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक मानेगी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यानी कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, और जो फिट नहीं है वो बाहर हो जाएगा सिस्टम से। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, लेकिन ये आइडिया था हर्बर्ट स्पेंसर का। उस आइडिया को उन्होंने चोरी किया था, सीधी सी बात। तो हर्बर्ट स्पेंसर का जो आइडिया था ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला, यहाँ पर आप लिख सकते हो आइडिया किसका था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये आइडिया था बच्चों इसका, हर्बर्ट स्पेंसर का, लेकिन उन्होंने इसको चुरा लिया था, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने भी पॉपुलेशन पर बहुत काम किया था, पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में कई सारे पेपर निकाले थे उन्होंने। हर्बर्ट स्पेंसर इन्होंने बोला। तो 1820 से 1903 के आसपास तक ये जिंदा रहे। तो इन्होंने क्या बोला, जो इन्होंने क्या, अब तो डार्विन ने चुरा लिया था, तो डार्विन ने क्या बोला कि जो फेवरेबल चेंजेस हैं वो पॉपुलेशन में रहेंगे, और अनफिट ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। तो इन्होंने क्या बोला, जो नेचर है वो एक छन्ने के जैसे, जैसे ये एक छन्ना है, तो जब हम चाय बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना,
चाय पत्ती होती है और जो है बहुत सारी चीजें उसमें एक्सट्रैक्ट, दुनिया भर का कूड़ा कचरा सब कुछ होता है ना। तो होता क्या है, जब आप इसको छानते हो या फिल्टर करते हो तो यहाँ पर आप देखते हो कि इसमें जो चाय आती है उसमें कुछ भी ऐसा मटेरियल नहीं होता है सॉलिड वगैरह, बिल्कुल एकदम बेहतरीन छना हुआ आपको एक जो है क्या मिलता है, फिल्ट्रेट मिलता है। तो यहाँ पर ऊपर जो है, यहाँ पर क्या रहता है, जो कूड़ा करकट होता है या गार्बेज जो होता है, जो आप बोल सकते हो वेस्ट चीजें होती हैं, वो यहीं पे रह जाती हैं। तो देखिए, जो यूजफुल चीज थी, यूजफुल कहाँ आ गई, कप में आ गई, और जो गार्बेज था, जो जो जरूरत की चीज नहीं थी, वो कहाँ रह गई, वो यहीं पे रह गई। कहाँ पर, इस छन्ने में रह गई। तो इन्होंने बोला कि नेचर जो है छन्ने की तरीके से है, जो फिट है वो हिट है, जो फिट है वो हिट है, यानी कि जो अच्छे हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी है, वो सरवाइव करेंगे, बाकी सारे पॉपुलेशन से खत्म हो जाएंगे, अनफिट लोगों की डेथ हो जाएगी। तो इन्होंने बोला कि जो फेवरेबल चेंजेस होते हैं, जो फेवरेबल चेंजेस होते हैं वो रिटेन रहते हैं, रिटेन इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में रिटेन रहेंगे। एंड अनफिट, वही बात मैंने बताया, अनफिट ऑर्गेनिज्म जो होंगे, है ना, वो क्या हो जाएंगे, बिकम डेड, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो ये बात इन्होंने बोली कि जो अच्छा है, जो हिट है वही, जो फिट है वही हिट है, ठीक है। अब जो बच गए लोग, उसके बाद में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बाद में, नेचुरल सिलेक्शन के बाद में, इन्होंने बोला कि इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस। तो जो यूजफुल वेरिएशंस थे वही लोग बच रहे थे, जिनके पास अच्छे अच्छे जीन्स थे, अच्छी अच्छी बातें थी, वेरिएशंस थे। तो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म जो थे, है ना, उनसे यूजफुल वेरिएशंस जो थे वो ट्रांसमिट हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे इन नेक्स्ट जनरेशन। तो नई जनरेशन जो आ रही थी आगे की, उसमें यूजफुल वेरिएशन जो थे वो ट्रांसमिट हो रहे थे, है ना, क्लियर है, और जो बेकार वाले थे वो नहीं जा रहे थे। और ये बात को लेमार्क ने भी कुछ ना कुछ बोला था कि एक्वायर्ड यूजफुल कैरेक्टर जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ऐसा लेमार्क ने बोला था, अभी पीछे मैंने बताया, लेकिन बहुत ज्यादा वो नहीं बात किए थे, है ना, यूजफुल की तो बात कर लिए थे लेकिन हार्मफुल की बात नहीं किए थे वो। चलिए आगे देखते हैं। अब जो नए जनरेशन टू जनरेशन आगे जो पास हुए इंडिविजुअल, उन्हीं से क्या बनेगा बच्चों, तो आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो जो चेंजेस होते चले गए यूजफुल वेरिएशंस की वजह से, आगे जाके नई स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरी थ्योरी जो थी वो डार्विन की थ्योरी थी। अब डार्विन की थ्योरी जो थी उसको भी क्रिटिसाइज किया गया। क्या बोला गया, उनकी थ्योरी जो थी वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया। क्या क्रिटिसाइज किया गया देख लेते हैं फटाफट हम लोग। इन्होंने बड़े बड़े वेरिएशंस की तो बात कर ली, लेकिन इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशंस, उनकी बात नहीं की इन्होंने, स्मॉल वेरिएशन के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है, कैसे यूजफुल हैं जो दूसरे इंडिविजुअल्स के पास छोटे छोटे वेरिएशन है, उनके बारे में बात नहीं किया इन्होंने। ऐसे ही कुछ ऐसे ऑर्गन थे जिनका ओवर स्पेशलाइजेशन हो गया था, ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। जैसे आप बात करो एलिफेंट के टस्क की, तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि जो ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन थे उनका क्या रोल था। ऐसे इन्होंने विस्टीजियल ऑर्गन के बारे में भी नहीं कुछ बोला कि विस्टीजियल ऑर्गन भाई क्यों बने। ऐसे ही इन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो बता दिया, लेकिन अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बताया।
फिर दूसरी बात, जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन थे उनके बारे में इन्होंने नहीं बताया। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब क्या है, एक जनरेशन में कोई है कैरेक्टर, दूसरे में नहीं है, फिर तीसरे में है, चौथे में नहीं, ऐसे करके जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस थे उसका नहीं बताया। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें थी, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। और जो है आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से क्या है, किसने कैसे क्रिटिसाइज किया, वो भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्यों कोई थ्योरी फेल हो गई और क्या क्या उनके पॉइंट्स थे। तो मैंने पॉइंट वाइज सारी बातें बता दी हैं। अब अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।